खाने के टेबल पर भारती और भारती का बेटा पूरब बैठे थे। तभी वहाँ पर सरोज खाना खाने बैठती है और चावल देखकर मुंह बनाने लगती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी ये क्या है? नहीं मतलब क्या है? मतलब खाना है, दाल है, चावल है और क्या है? वो तो मुझे भी दिख रहा है माते, लेकिन आपने ये इतना ही बनाया, मतलब और कुछ नहीं है क्या? हाँ है ना, अचार है, सलाद है और पगली ये हरी मिर्च भी तो है। हाँ तो मम्मी आप ही खाओ, मुझे नहीं खाना ये। क्यों? थोड़ी देर पहले तो खाने खाने की रट लगाई बैठी थी, अभी खाना सामने है तो मना क्यों कर रही है? छोड़ो इसे मम्मी, जो इंसान बाहर का पिज्जा, मोमोज, चाउमीन ये खाता हो उसे घर के दाल चावल कैसे अच्छे लगेंगे? हाँ हाँ, बाहर चढ़ने के लिए तू ही मुझे ढेर सारा धन देता है ना। और मम्मी आपको पता है मुझे चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इनको खाकर मुझे आधी रात को भूख लग जाती है। और मेरे लिए 2 रोटियां सेक दिया करो ना फिर। अरे एक दिन रोटी नहीं मिली तो क्या इतना हल्ला कर रही है? कभी कभी चावल भी खा लेने चाहिए इंसान को। चल चुपचाप बैठ जाओ, खा। भारती के कहने पर सरोज मुंह बनाते हुए खाना खाने लगती है। सरोज को चावल खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। चावल को देखकर ही उसका मुंह बन जाया करता था। वो ज्यादातर रोटियां खाना ही पसंद करती थी। एक दिन वो अपने दोस्त मुकेश के साथ लंच करने रेस्टोरेंट में जाती है, जहां मेन्यू देखते हुए मुकेश कहता है, आज क्या खाया जाए? कुछ भी ऑर्डर कर ले, आज सरोज तेरी पसंद का ही खाएगी। चलो यही सही, आज मुझे भरपेट खाना मिलेगा और मैं जबरदस्ती ठूसूंगा भी नहीं। कुत्ते तू कहना क्या चाहता है? मैं क्या तुझे अपनी पसंद का खाना जबरदस्ती खिलाती हूँ? बिल्कुल, लेकिन अभी इस बात को लेकर बहस मत करियो, क्योंकि लंच का टाइम है, बहस का टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ हाँ, रो क्यों रहा है? नहीं कर रही बहस। चल तू ऑर्डर कर, मैं वॉशरूम से आती हूँ। टेबल पर 2 प्लेट चिकन बिरयानी रखी हुई थी और चावल देखकर उसका मुंह एक बार फिर बनता है और वो कहती है, ओए ये क्या चावल ऑर्डर कर दिए तूने? ओ गवार की छठी औलाद, ये चावल नहीं बिरयानी है, चिकन बिरयानी। ये मुझे बहुत पसंद है, आजा साथ बैठ के खाते हैं मजे से। यार चावल चावल होते हैं फिर तो उसे बिरयानी कह ले, पुलाव कह ले। इनको देखकर मेरी भूख मर गई। अरे क्या बकवास कर रही है तू? अरे लड़कियों को तो चावल बहुत पसंद होते हैं, फिर तुझे क्यों नहीं पसंद है? अरे स्वाद वाले चावल तुझे क्या पता कि कैसे होते हैं? अरे बासमती चावल से बनता है और बिरयानी का जायका लगता है इसमें। इसे देखकर ना जो नहीं खाता होगा ना उसे भी भूख लग जाएगी। तू खाकर तो देख। वैसे भी तूने कहा था कि मेरी पसंद का खाना खाएगी, तो अब क्या हो गया? अब तो तुझे खाना पड़ेगा। बस बस, तू तो भाषण देने ही बैठ गया। मैंने बोला था बस इसलिए खा लेती हूँ। इतना कहकर वो बैठ जाती है और खाना शुरू करती है। पहले वो बेमन से 1 चम्मच खाती है, फिर देखते ही देखते सारी प्लेट फटाफट से चट कर जाती है। और फिर मुकेश, ऐसे क्या देख रही है? ये बिरयानी मेरी है, मैं नहीं दूंगा। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे तेरी प्लेट से भी खाना है। यार अभी तो तुझे खानी भी नहीं थी पहली वाली, और अब तुझे मेरी भी प्लेट चाहिए। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा। ये कोई बात नहीं हुई। सोच ले, मुझसे शेयर करके नहीं खाएगा तो ये बिरयानी तुझे हजम नहीं होगी। ये भी है, मतलब अपनी पसंद का खाना सामने आने के बाद भी मैं नहीं खा पाऊंगा। ये ले, ठूस ले तू ही। इतना कहकर वो अपने प्लेट को उसके आगे कर देता है और सरोज स्वाद लेकर आराम से बिरयानी खाने लगती है। कुछ देर बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। घर लौटते ही सरोज डकार लेते हुए कहती है, आहा क्या स्वाद था, मजा ही आ गया। क्या बात है, घर के खाने में तुझे स्वाद नहीं आता? ऐसा भी क्या खा कर आई है बाहर से कि डकारे लिए जा रही है? अरे मम्मी बता दिया ना तो आप यकीन नहीं करोगी। क्यों, गोबर ठूस के आई है क्या? बता दे, इस पर यकीन करने जैसा कुछ नहीं है। ओ मेरा टेस्ट इतना भी घटिया नहीं है। मम्मी मैंने ना आज लंच में बिरयानी खाई। नहीं, चिकन बिरयानी। क्या बकवास कर रही है? रहने दे, चावल को देखते ही तेरा मुंह किसी सड़े हुए संतरे जैसा हो जाता है और तू बिरयानी खाकर आई है। मैं नहीं मानती, जा। तुझे बताने के लिए कोई और डिश नहीं मिली क्या चावल से? जो चावल के साथ तूने चिकन बिरयानी का नाम ले लिया। क्या सरोज, बात तो वो कर जिसपे हम यकीन कर पाए। मैंने तो पहले ही कहा था कि आप लोग यकीन नहीं करोगे। अरे सच में मैंने बिरयानी खाई। हाँ मुझे चावल पसंद नहीं, लेकिन वो बिरयानी इतनी स्वादिष्ट थी कि मैं अपनी प्लेट के साथ साथ मुकेश की प्लेट में भी खा गई। और अब तो बिरयानी मेरी फेवरेट डिश बन गई है। बताओ, जिस इंसान को चावल बिल्कुल भी रत्ती भर पसंद नहीं था, उसका फेवरेट डिश क्या है? बिरयानी। वाह क्या बात है। भगवान तेरी माया भी ना बहुत अलग होती है। अरे जो चावल नहीं खाता था उसे बिरयानी का फैन बना दिया। अरे ओ सस्ते शायर, चल साइड हो। बिरयानी खाने के बाद बड़ी सुस्ती सी छा रही है।
मम्मी मैं तो चली सोने। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। उस दिन के बाद से सरोज बिरयानी की दीवानी सी हो जाती है और हफ्ते में एक दिन बिरयानी जरूर खाया करती। एक दिन वो बाहर से अंडा बिरयानी ऑर्डर करती है और दरवाजे से पार्सल लेकर अंदर ही आई होती है कि तभी उसकी पड़ोसन भारती को आवाज देते हुए अंदर आती है। भारती बहन, अरे ओ भारती बहन, घर में हो कि नहीं? अभी ये इस टाइम घर क्यों टपकी है? क्या हुआ पड़ोसन, किस काम के लिए मुझे ढूंढ रही हो? हाय हाय, कैसी बात करती है भारती। मैं क्या तुझे हमेशा काम के लिए ही ढूंढती हूँ? अरे तेरा हाल चाल पता करने आई हूँ। फिर बैठकर बात करते हैं। वैसे सरोज बिटिया, ये हाथ में क्या पकड़े खड़ी है? बाहर से कुछ मंगवाया है क्या खाने को? तूने कुछ खाने को मंगवाया है क्या सरोज? अरे कुछ क्या, बिरयानी ही मंगवाई होगी, बोल ना। इस पड़ोसन आंटी को भी ना फालतू बोले बिना चैन नहीं है। मम्मी वो भूख लग रही थी इसलिए मंगवाया, फिर पूरब भी कह रहा था कुछ बाहर का खाने का, तो बस। अरे तो पैसे फूकने की जगह खुद से बनाने का कष्ट भी कर लिया कर। कोई नहीं भारती, अरे खाने पीने की उम्र है इनकी, ज्यादा रोक टोक ना लगा। वैसे जरा मुझे भी तो चखा। वो क्या है ना, बाहर की बिरयानी खाए बड़ा अरसा हो गया है मुझे। हाँ हाँ क्यों नहीं, सरोज जा आंटी के लिए एक प्लेट में परोस कर लिया। क्या तू बहरी है या कान खराब हो गया तेरे? कुछ कहा है मैंने, सुना नहीं तूने? हाँ हाँ लाती हूँ। इतना बोलकर वो किचन में जाकर 2 प्लेट में अंडा बिरयानी परोसकर उनके सामने रख देती है और पड़ोसन देखते ही देखते दोनों प्लेट की बिरयानी गपागप खा जाती है और डकार लेते हुए कहती है, क्या बात है, ये अंडा बिरयानी तो बड़ी स्वादिष्ट थी। आज पहली बार मैं बिना मेहनत किए बिरयानी खाने का सुख ले रही हूँ, वरना तो तू जानती ही है कि बिरयानी बनाने में कितनी मेहनत लगती है। मेरी कमाई की अंडा बिरयानी तो ये पड़ोसन आंटी ही चट कर गई। अरे ये कितने जन्मों की भूखी थी, प्लेट में ना तो अंडा छोड़ा ना ही बिरयानी। अरे सरोज, जरा बता तो सही, ऑनलाइन खाना मंगवाते कैसे हैं? छोड़, फिर कभी बताइयो, अभी मुझे मार्केट जाना है। अच्छा भारती, मैं चलती हूँ। इतना कहकर पड़ोसन वहाँ से चली जाती है और बेचारी सरोज को अंडा बिरयानी खाने के लिए नसीब नहीं होती। तभी वो अपनी माँ से कहती है, क्या मम्मी, मैंने बिरयानी क्या पड़ोसन को खिलाने के लिए मंगवाई थी, अभी मैं क्या खाऊंगी? अरे मैंने तो ऐसे ही कहा था, मुझे क्या पता था वो सच में खाने बैठ जाएगी। वैसे सच में सारी खा गई। अभी आप मेरे लिए बनाओ बिरयानी, वो भी मटन वाली। मटन वाली क्यों? तूने तो अंडा बिरयानी मंगवाई थी ना। मेरा मूड बदल गया, अभी मुझे मटन बिरयानी खानी है। हाँ तो जाकर खुद बना लेना। अरे दाल चावल जितना आसान थोड़ी है बिरयानी बनाना, जो तेरे कहने पर बनाकर हाजिर कर दूं तेरे लिए। मम्मी बना दो ना प्लीज, बदले में आप जो कहोगी मैं मान लूंगी। अच्छा ठीक है बना देती हूँ, लेकिन अब से तुझे बिरयानी खाना कम करना होगा। देख रही हूँ तू इतने दिनों से बिरयानी खा खा कर फैलती जा रही है। आज जितना जी चाहे खा ले, उसके बाद नहीं। मम्मी ये तो आप गलत कर रही हो, देखो मम्मी होने का गलत फायदा मत उठाओ। ठीक है फिर खुद बना ले जाकर। अरे ठीक है, मैं मजाक कर रही हूँ, समझा करो। जाओ अब बना भी दो। जिसके बाद भारती मटन बिरयानी बनाने की तैयारी करती है और रात के खाने में वही परोसती है। तीनों मिलकर बिरयानी का आनंद लेते हैं और भारती की बात मानकर सरोज बिरयानी खाना लिमिटेड कर देती है। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका था और तपती गर्मी से बचने के लिए कोई पंखा ले रहा था। ठीक इसी तरह शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक राहुल भी अपने घर के लिए एक बहुत अच्छा और महंगा एसी लेने के लिए दुकान पर जाता है। उसी दुकान पर माधव भी सस्ता पंखा लेने के लिए बहस कर रहा था। भाई जी, मुझे आपकी दुकान का सबसे सस्ता पंखा चाहिए। मैं तो पंखा ले भी नहीं पाता, लेकिन मेरी घरवाली की जिद की वजह से मुझे पंखा लेना पड़ रहा है। बस सबसे सस्ता पंखा दिला दो मुझे, मेरा मतलब दिखा दो मुझे। अगर इतना ही सस्ता पंखा लेना है तो वो सामने रही हाथ के पंखे की दुकान, सीधा वहीं जाके ना हाथ का पंखा लीजिए। सस्ता भी मिल जाएगा आपको पंखा और अच्छा भी मिल जाएगा। अगर वहीं से पंखा लेना होता तो मैं यहाँ पे क्यों आता? जल्दी से मुझे कोई अच्छा सा और सस्ता सा पंखा दिखा दो। देखिए भाई जी, 500 से कम ना कोई पंखा नहीं है हमारी दुकान पे। लेना है तो लीजिए, वरना आगे बढ़िए, और भी कस्टमर देखने हैं मुझे। हाँ तो मेरे पास कौन सा इतना टाइम है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठकर मोल भाव करूँ। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि एक सस्ता सा और टिकाऊ पंखा दे दो मुझे। दुकानदार और माधव दोनों आपस में झगड़ ही रहे थे, तभी राहुल दुकानदार से कहता है, एक्सक्यूज मी सुनील भैया, मुझे आपकी दुकान का सबसे महंगा एसी चाहिए। आपकी दुकान में जो सबसे महंगा एसी हो, जल्दी से आप मुझे वो दिखा दीजिए प्लीज।
हैं? क्या कहा? सबसे महंगा एसी? यहाँ आइए भाई साहब, आइए। अरे आप वहाँ क्यों खड़े, चलिए ना मेरे साथ। हाँ, ये देखिए, ये है यहाँ के महंगे एसी। अब आप बताइए आपको कौन सा पसंद है? हाँ जी, जो सबसे अच्छा हो आप वही दे दीजिए, बस गर्मी नहीं लगनी चाहिए उसको चलाकर। अरे दुकानदार भाई, आप ये क्या कह रहे हो? पहले तो मैं आया था आपके पास पंखा लेने, अब आप इन भाई साहब को सामान कैसे दे सकते हो? पहले मुझे पंखा दीजिए ना। अरे भाई जी, आपको तो बस 500 का पंखा चाहिए। यहाँ तो लाखों की डील हो रही है और आपके 500 के चक्कर में मैं अपने लाखों का नुकसान थोड़ी करूंगा ना। जाओ जाओ, कहीं और से ले लो। अगर चाहिए ना तो रुको यहीं पर। क्या जमाना आ गया है, आज एक अमीर के एसी के सामने गरीब का पंखा कोई मायने नहीं रखती। ठीक है, कहीं और जाकर ही ले लेता हूँ, यहाँ अमीर का पड़ बारी है। इतना कहकर माधव वहाँ से चले जाता है और दूसरी दुकान से एक सस्ता और टिकाऊ पंखा खरीद लेता है। तो वहीं दूसरी ओर राहुल उसी दुकान से एक महंगा एसी खरीदता है और दोनों ही अपने अपने घर जाकर पंखा और एसी लगा लेते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे गर्मी भी बढ़ती जाती है। गर्मी ज्यादा होने की वजह से माधव का पंखा भी बहुत गर्म हवा दे रहा था, जिससे कि माधव कहता है, ए भगवान, गर्मी से बचने के लिए पंखा लगवाया, अब देखो गर्मी में भी इस पंखे का कोई फायदा नहीं। इतनी गर्म हवा दे रहा है, इससे अच्छा तो एसी लगवा लेता, कम से कम चैन की नींद तो आती। देखो तो कौन कह रहा है एसी लगवाने की? पंखा लाने में इन्होंने 6 महीने लगा दिए। एसी लगवाने को कहती तो पूरा साल भर लगा देते। बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे इनके बाप की एसी की दुकान है। अच्छा, तो जिनके बाप की दुकान होती क्या सिर्फ वही एसी लगवाती क्या? नहीं, जिनके बाप के पास पैसा होता है वही लोग एसी लगवा सकते हैं। हम गरीबों के बस की कहाँ एसी लगवाना। हम तो पंखे की हवा खाकर जिंदा रहते हैं। अरे भाग्यवान, इस गर्म मौसम में कम से कम अपने दिमाग को तो ठंडा रखो। धीरे धीरे पंखा आया है, एसी भी आ जाएगा एक दिन। सब्र करो, सब्र का फल बहुत मीठा होता। ये सब कहने की बातें होती हैं जी कि सब्र का फल मीठा होता है। शादी से पहले भी मैंने बहुत सब्र किया था, लेकिन सब्र का फल मुझे मिला क्या? एकदम कड़वे करेले की तरह तुम। न जाने कौन सी वो मनूस घड़ी थी जब मैंने इस औरत से लव मैरिज कर ली। अब देखो तो, जब देखो पक 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 पकाती रहती है। 22 दिसंबर 2021। ये कौन सी डेट है? वो मनोज घड़ी जब तुमने मुझे ये फांसी का फंदा गले में पहनाया था। यहाँ गर्मी बढ़ने की वजह से माधव के घर का पंखा काम नहीं कर रहा था। तो वहीं दूसरी ओर राहुल जो एसी लाया था, उसके पूरे मजे उसकी बीवी रानी ले रही थी, जो पूरे दिन एसी के नीचे बैठी रहा करती थी। वो घर का कोई भी काम नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन थका हारा राहुल घर आता है और दूसरे एसी वाले कमरे में उसकी बीवी आराम से बैठकर टीवी देख रही थी। जब राहुल ये सब देखता है तो वो उससे कहता है, रानी जल्दी से मेरे लिए खाना ले आओ, मुझे भूख लगी है। क्या कहा? खाना लाऊं? अरे तुम्हें दिख नहीं रहा क्या कितनी गर्मी हो रही है? मैं नहीं जा रही किचन में, तुम खुद जाकर ही खा लो। और हाँ, थोड़ा मेरे लिए भी लेते आना। अरे रानी, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? मैं इतनी गर्मी में काम करके थक हार के आया हूँ, तुम मेरे लिए खाना नहीं ला सकती? इतना भी क्या जरूरी काम कर रही हो? यहाँ बैठकर टीवी ही तो देख रही हो। तो कौन सा मुझ पर एहसान कर रहे हो? बाहर से आकर मैं भी तो पूरे दिन गर्मी में घर का काम करती हूँ। अभी कुछ देर पहले ही आकर एसी के पास बैठी हूँ और तुमसे ये भी देखा नहीं जा रहा। देख रहा हूँ, जब से घर में एसी आया है ना, तो तुम तब से कोई काम ही नहीं कर रही। तुम्हारे पास मुझे खाना देने का ही टाइम नहीं है, ना ही तुम घर का सफाई करती हो। देखना जरा कैसे पूरा घर फैला हुआ है, पूरा दिन बस एसी के सामने बैठी रहती हो। अच्छा, तो फिर एसी लाए ही किस लिए हो तुम? आखिर एसी हवा खाने के लिए ही तो होता है ना। तुम तो काम पर चले जाते हो, अब मैं ही बचती हूँ तो मैं ही एसी में बैठूंगी ना। सुनो रानी, माना कि बाहर बहुत गर्मी है और थोड़ी बहुत ठंडी हवा खाने के लिए एसी के नीचे बैठ जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरा दिन ही एसी के नीचे बैठी रहोगी। तुम्हें पता है ना, आलस भी अच्छा नहीं होता। ज्यादा ठंडी हवा खाओगी तो गर्म सर्द हो जाएगा तुमको, और वैसे भी एसी चलाने से बिल भी बहुत आता है। अच्छा जी, जब खुद रात को एसी चलाकर सोते हो तब तो मैं कुछ नहीं कहती। अब मैंने दिन में 2 घंटे एसी क्या चला दिया तो तुम्हें इसके फायदे और नुकसान याद आ रहे हैं।
ठीक है, अगर मैं एसी नहीं चलाऊंगी ना तो तुम भी एसी नहीं चलाओगे। इतना कहकर रानी एसी बंद करके उसका रिमोट अपने साथ ले जाती है और इस तरह माधव और राहुल के घर में एसी और पंखा होने के बावजूद उनके घर में लड़ाइयाँ हुआ करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन माधव के घर में लगा पंखा खराब हो जाता है, जिसे देखकर पायल माधव से कहती है, अजी सुनिए, लगता है पंखा खराब हो गया। बताओ, जल्दी आओ यहाँ। हाय राम, कितनी गर्मी है। अरे क्या बात है भाई, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? देखिए, ये पंखा चलते चलते अचानक खुद ही रुक गया। अब पता नहीं इसे क्या हो गया। अरे इंसान तो है नहीं कि तबीयत खराब हो गई होगी। मशीन है, पूरा दिन चलाओगी तो खराब होगा ही। अब झेलो इसको गर्मी में जब तक ये ठीक नहीं होती। अब क्या करूँ मैं? गर्मी में तो मुझसे भी काम नहीं होगा। कैसे भी करो, ये पंखा ठीक करवाओ। हाँ, जैसे महारानी जी के बाप ने दिया था दहेज में पंखा, गर्मी भी झेलना सीखो तुम, समझी? इतना कहकर अब माधव उस पंखे को ठीक करवाने के लिए ले जाता है। रास्ते में जाते जाते उसे पता चलता है कि 2 दिन तक पूरे शहर की लाइट जाने वाली है। ये सुनकर माधव घर वापस आ जाता है और पायल को सब कुछ बताता है। ये सुनकर पायल कहती है, हाय राम, इतने समय बाद ये पंखा आया है और अब ये खराब हो गया। हाय, ये गर्मी कैसे कटेगी? जैसे पहले गर्मियाँ कट रही थी हाथ वाले पंखे के साथ, वैसे ही सेम टू सेम। इतना कहकर अब माधव वहाँ से चले जाता है। तो वहीं दूसरी ओर राहुल के घर में भी कुछ ऐसा ही हाल था। जब उनको पता चलता है कि 2 दिन तक लाइट नहीं आने वाली, तो उसकी बीवी रानी उससे कहती है, हाय राम, अब मैं क्या करूँगी? इतनी गर्मी में बिना एसी के तो मेरा हाल बुरा हो जाएगा। क्यों? इससे पहले भी तो तुम बिना एसी के जी रही थी। अब तुमसे 2 दिन भी नहीं बिताए जा रहे बिना एसी के। राहुल इतना कहकर वहाँ से चले जाता है। अब पूरे 2 दिन वो दोनों बिना एसी और पंखे के गर्मी में अपने दिन बिताती हैं। गर्मी में पंखे के बिना जीना गरीब पर ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन बिना एसी के 2 दिन काटना अमीर पर भारी पड़ जाता है। और अब रानी को इस बात का एहसास होता है कि किसी भी आरामदायक को अपनी जरूरत नहीं बनानी चाहिए। राज की पत्नी सुमन एक बहुत ही आलसी औरत थी। शादी से पहले भी उसका यही हाल था और शादी के बाद भी उसका हाल यही रहा। फर्क बस इतना था कि शादी से पहले उसके इस आलसीपने के चक्कर में उसकी माँ परेशान थी और शादी के बाद उसका पति। सुमन के आलसपने के चक्कर में राज को अक्सर रात का बासी खाना ही ऑफिस ले जाना पड़ता था। एक दिन लंच टाइम में वो अपने सभी दोस्तों के साथ लंच करने बैठा था। जैसे ही वो अपना टिफिन खोलता है तभी उसका दोस्त धीरज उससे कहता है, भाई आज फिर तो लंच में बासी खाना ले आया। तुझे पता है ना कि गर्मी कितनी ज्यादा हो रही है। इस टाइम पर सभी चीजें कितनी जल्दी खराब हो जाती है, फिर भी तू बासी खाना लेकर चला आता है। तेरी पत्नी तुझे खाना बनाकर नहीं देती क्या? अरे भाई जरा धीरे बोल, सब सुन रहे हैं, चिल्ला मत। तुझे नहीं खाना तो मत खा। और इसमें मेरी पत्नी की कोई गलती नहीं है। अरे मुझे ही बासी खाना पसंद है, इसलिए मैं खुद लेकर आता हूँ। और ठंड में तो तू बड़े ही प्यार से खा लिया करता था, अब क्या हुआ? भाई ठंड की बात अलग है, ठंड में जल्दी खाना खराब नहीं होता था, लेकिन गर्मी में तो सुबह का खाना शाम तक खराब हो जाता है। तू तो रात का खाना लेकर आया है। बात तो धीरज सही कह रहा है। वैसे राज, तुम जितनी जल्दी अपना बासी खाना लंच में लाने वाली आदत छोड़ दोगे वही अच्छा है तुम्हारे लिए, वरना तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। अपनी आलसी पत्नी के चलते मुझे कितने लोगों की बातें सुननी पड़ती है। इससे तो मैं आज घर जाकर बताता हूँ। हाँ ठीक है, अब भाषण देना बंद करो और मेरा खाना तो खराब हो गया है। चल अब तुम लोग अपना खाना निकालो, अरे भूख लग रही है यार। कौन सी नई बात है, ये तो तेरा रोज का काम है। तेरा खाना खराब हो जाता है, उसके बाद तू हमारा खाना खा लेता है। हमें बाहर से खाना पड़ता है क्योंकि तू तो बाहर का खाना खाता नहीं है। धीरज इतना कहकर अपना टिफिन खोलकर राज के सामने रख देता है और राज आराम से अपने दोस्त का सारा खाना खाकर वहाँ से चल देता है। थोड़ी देर बाद राज शाम को अपने ऑफिस से घर जाता है और देखता है कि सारा घर बिखरा पड़ा है और उसकी पत्नी सुमन हॉल में टेबल के ऊपर पैर रखकर आराम से बैठी फोन चला रही है। तभी वो कहता है, अरे तुम्हें दिखाई देता है कुछ की नहीं? पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है और एक तुम हो आराम से पैर के ऊपर पैर रखकर फोन चला रही हो। चिल्ला क्यों रहे हो आप? मुझे भी दिखाई दे रहा है कि घर गंदा पड़ा है, लेकिन वो क्या है ना कि शाम के समय सूरज ढलने के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, वरना लक्ष्मी रूठ जाती है, इसलिए नहीं लगा रही हूँ। तुम कितनी बड़ी आलसी हो यार। सच में भगवान ने तुम जैसी आलसी औरत बनाने के बाद अपने हाथ धो लिए होंगे
उसके बाद कोई आलसी औरत नहीं बनाई होगी। अरे अगर तुम्हें पता था कि शाम के बाद झाड़ू नहीं लगाते तो सूरज ढलने से पहले लगा लेती, लेकिन तुम्हारा आलस तुम्हें कोई काम करने दे तब ना। आप ऑफिस ही क्यों नहीं रहते? घर में आते ही मुझसे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। ऑफिस में रहते हैं तो कम से कम शांति तो रहती है घर में। अरे सही कहा तुमने, बिल्कुल तुम्हारे जैसी आलसी पत्नी पाकर मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई है। कसम से किसी चीज का कोई सुख नहीं है मुझे। राज इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है और हाथ मुंह धोकर अपना लैपटॉप लेकर बेड पर बैठकर अपने ऑफिस का काम करना शुरू करता है। कुछ देर बाद वहाँ पर सुमन आती है और कहती है, अगर गुस्सा करने से पेट भर गया होगा तो अब चलिए खाना खाकर भी पेट भर लीजिए। भूख लगी होगी आपको। मैंने आपके आने से पहले ही नूडल्स मंगवा कर खा लिए थे, तो मुझे तो भूख नहीं है, बाकी आप खा लीजिए। चलो, गुस्सा करने से एक बात तो अच्छी हो गई, कम से कम आज खाना अच्छा मिल जाए, थोड़ी देर के लिए ही सही। लेकिन लगता है आज मेरी आलसी बीवी ने अपना आलस छोड़ ही दिया है। ठीक है, तुम जाओ, कुछ काम है, मैं करके आता हूँ। जी अभी लगाती हूँ। सुमन इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद राज डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए पहुँचता है, जहाँ उसे फिर बासी खाने की थाली लगी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो कहता है, अरे ये क्या है, तुमने फिर बासी खाना रख दिया मेरे आगे। अरे ये दाल मैं लंच में लेकर गया था, जो पहले ही खराब हो गई थी। मुझे तो फेंकनी पड़ी अलग और बेइज्जती करवाई मैंने अपनी वो अलग, और ये रोटियां भी ताजी नहीं लग रही है। हाँ, वो सुबह की रोटियां बच गई थी तो मैंने तेल लगाकर उसे ही ताज़ी कर लिया, और कल रात की दाल खत्म नहीं हुई थी इसलिए कुछ और नहीं बनाया। वैसे भी गर्मी में ज्यादा खाने का तो मन करता नहीं है, इसलिए क्या बेवजह और खाना बनाऊं? अरे सच में तुम्हारा और तुम्हारे आलसपन का कुछ नहीं हो सकता है। तुम जैसी आलसी बीवी पाकर मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। राज इतना कहकर वहाँ से कमरे में चला जाता है और बिना खाए मुंह पर चादर ताने सो जाता है। समय बीतता है। तभी एक दिन सुमन आराम से अपने कमरे में सो रही थी और तभी उसकी सास ललिता का फोन आता है। सुमन जैसे तैसे करके फोन उठाती है, तभी ललिता उससे कहती है, बहू, मैं सुबह वाली ट्रेन से घर आ रही हूँ अपनी सहेली के साथ। तू राज को बता दियो कि शाम को ऑफिस से घर आते टाइम मुझे स्टेशन से ले आएगा। अपने आलस के चक्कर में भूल मत जाइए बताना। जी माँ जी। बहू, मुझे तेरी आवाज नहीं आ रही है, कुछ बोल तो सही। ललिता के बार बार फोन के कारण सुमन गुस्से में अपना फोन साइलेंट करके आराम से सो जाती है और राज सुमन को सोते देखकर चुपचाप ऑफिस चला जाता है। जिसके बाद ललिता सुमन को बहुत कॉल्स करती है, लेकिन साइलेंट होने की वजह से उसे पता नहीं चलता और इस बात से अनजान राज कि उसकी माँ स्टेशन पर उसका इंतजार कर रही है, वो ऑफिस में नाइट लगा लेता है और अगले दिन सुबह वो थका हारा ऑफिस से घर आकर सोफे पर अपना सर ऊपर करके बैठ जाता है और सुमन को पानी के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात को टाल देती है। तभी ललिता अपनी सहेली के साथ घर पहुंचती है और रोते हुए अपने बेटे से कहती है, वाह बेटा वाह, बहुत सही। तेरी माँ वहाँ पूरी रात स्टेशन पर तेरा इंतजार करती रही और एक तू है कि यहाँ आराम कर रहा है। माँ, आप कब आई गांव से? और आप आ रही हैं ये बात आपने मुझे बताई क्यों नहीं? अरे मैं लेने आ जाता आपको। बेटा, मैंने बहू को फोन करके बताया था, उसके बाद कई बार फोन किया ये जानने के लिए कि उसने मेरी बात सुनी कि नहीं, लेकिन उसने मेरा फोन तक नहीं उठाया। उसकी आवाज से लग रहा था कि जैसे वो सो रही थी, लेकिन वो इतनी आलसी है कि उसके मुंह से 2 शब्द भी नहीं निकलेंगे। मुझे पता नहीं था। माँ, तो आपको उसे फोन करने की जरूरत ही क्या थी? आप मुझे फोन कर लेती। लेकिन आप रो क्यों रही हैं? और यहाँ तक कैसे पहुँची ये बताइए। कैसे करती? मुझे तेरा नया नंबर याद नहीं था, बहू को याद था तो उसे बता दिया। और रो इसलिए रही हूँ क्योंकि चोरों ने मेरा पैसे वाला पर्स ले लिया। अगर नहीं देती तो शायद वो लोग मुझे नुकसान पहुँचाते। अपनी माँ की सारी बातें सुनकर राज को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उस समय वो सुमन से कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपनी माँ और उसकी सहेली को लेकर कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद वो सुमन को ढूंढते हुए रसोई में जाता है, जहाँ वो बर्तन धो रही थी। तभी वो सुमन के हाथों से बर्तन लेकर सिंक में फेंकते हुए कहता है, सुमन, अब तुम्हारे आलसपन की हद हो गई है। मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जब तुम मेरा ख्याल नहीं रख पाती हो तो मेरी माँ और मेहमानों का क्या रखोगी? तुम्हारी वजह से माँ को इतनी परेशानी हुई, इसलिए तुम चुपचाप अपने मायके चली जाओ। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है इस घर में।
जब थोड़ी अकल ठिकाने आ जाए तभी आना। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं किसी भी काम को लेकर कोई आलस नहीं करूंगी। मुझे एक मौका तो दीजिए प्लीज। नहीं तो नहीं, अब बस बहुत हो गया। मैं तुम्हारे इस आलसपन को और नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। मुझे माफ करो तुम। अरे तुम्हारे होने ना होने से मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, ऐसा मत बोलिए। मुझे बस एक मौका दे दीजिए। मैं अपनी आदतें सुधार लूंगी और आपको शिकायत का कोई मौका भी नहीं दूंगी। सुमन को बार बार अपनी गलती की माफी मांगते देखकर राज उसे माफ कर देता है और एक और मौका देने को तैयार होता है, जिसके बाद सुमन अपने आलसी पने को छोड़कर अपने गृहस्थी जीवन को धीरे धीरे संभालना शुरू करती है। क्या आपके घर में भी कोई ऐसा इंसान है जो कि इतना ही आलसी हो? क्या आप भी उसके आलसी पने से परेशान हैं? तो कमेंट करके उसके बारे में हमें बताना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।